तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारे चैप्टर का नाम होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम एक ग्रुप में डालते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो उसी की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब मॉर्फोलॉजी होता क्या है भाई? मॉर्फोलॉजी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की स्टडी। अगर हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स उनको स्टडी करें तो उसी स्टडी को बुलाया जाता है मॉर्फोलॉजिकल स्टडी या मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फीचर में क्या क्या आएगा? जैसे अगर हम उसके कलर की बात करें, ये कलर किस तरह का दिखाई दे रहा है, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने नंबर ऑफ लीव्स लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनका अरेंजमेंट या फिर पैटर्न, उनका अरेंजमेंट किस तरह का है, प्लांट का हैबिट या फिर जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो किस तरह का है, एटसेट्रा। तो कुछ भी अगर हम पढ़ें, कलर, नंबर, अरेंजमेंट, साइज भी आएगा इसमें, एटसेट्रा। तो ये जो भी चीज़ें बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर जो होते हैं, उनको स्टडी करने को ही हम बुलाते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करना। अब एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और हर एक पार्ट की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी फिर हम एक एक करके समझेंगे। तो एक बार यहाँ पे एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट बना लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सॉइल है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये है शूट सिस्टम, दिस इज शूट सिस्टम। और जो ये ग्राउंड के नीचे है दिस इज रूट सिस्टम। इस शूट सिस्टम में बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है जिसका नाम है स्टेम। ये जो सेंट्रल एक्सिस है दैट इज अ स्टेम। स्टेम के अलावा इस पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जहाँ पर पत्ते लगे होते हैं। भाई यहाँ पे ये पत्ते लगे हुए हैं, तो स्टेम और पत्ते मिल करके बनते हैं शूट। तो ये है लीफ। कुछ फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर भी बना लेते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावर भी प्रेजेंट। ये हो गया फ्लावर। ये एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके बारे में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बॉडी पार्ट में देखें तो दो तरह के कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, कुछ है वेजिटेटिव पार्ट्स और कुछ है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो दो तरह के कंपोनेंट्स इसकी पूरी बॉडी में मिलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो लाइफ में हमेशा दिखाई दे, जैसे हमारे रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया, ये तीनों आते हैं वेजिटेटिव पार्ट में, क्योंकि आपने फ्लावर प्लांट के अंदर ये हमेशा दिखाई देते हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग, हर सीजन में दिखाई देते हैं और डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ प्लांट की परफॉर्म करते हैं। रूट का काम होता है पानी एब्जॉर्ब करना, स्टेम का काम होता है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना लीफ तक, और लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। रिप्रोडक्टिव पार्ट हमेशा नहीं दिखाई देते, ये कुछ सीजन में दिखाई देते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ईयर दिखाई देते हैं। पूरे साल भर आपको फ्लावर नहीं मिलते, एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लावर डेवलप करता है तभी दिखाई पड़ता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हम फ्लावर देखेंगे। फ्लावर से हमारा प्रोड्यूस होता है सीड एंड फ्रूट। जो फ्लावर होता है यही बाद में डेवलप होकर के सीड और फ्रूट बनाता है, तो उसको भी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही मानेंगे। तो हम पूरे प्लांट कि बॉडी पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, और इन्हीं चारों की मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमें स्टडी करनी है। हमें पहले रूट मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, फिर स्टेम, फिर लीफ और उसके बाद फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इन सब पार्ट्स की एक एक करके मॉर्फोलॉजिकल स्टडी पढ़ते जानी है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो कौन सा ज़्यादा ऐसा फीचर है जो प्लांट में जल्दी से चेंज नहीं होता या कंजर्व्ड रहता है?
अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट किस पे अपना इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट एनवायरनमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होने पर वेजिटेटिव पार्ट में चेंज आ सकता है, पर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये ज़्यादा कंजर्व्ड होते हैं, जल्दी से चेंज नहीं होते क्योंकि ये कंजर्व्ड पार्ट्स हैं, इसीलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। हमेशा अगर हमें प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना हो, उनकी साइंटिफिक स्टडी परफॉर्म करना हो, तो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। इसलिए इस चैप्टर में भी जो ज़्यादा बड़ा वेटेज है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिया गया है। वेजिटेटिव पार्ट्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ पेजेस में दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि प्लांट ओरिजिनेट कहाँ से होता है। भाई अगर मॉर्फोलॉजी हमें पढ़नी है तो पहले ये पता होना चाहिए कि अगर प्लांट में दो पार्ट्स हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? भाई कोई भी प्लांट ओरिजिनेट होता है सीड से। ये होता है सीड। सीड के अंदर में प्रेजेंट होता है एक एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो आगे चलकर जर्मिनेट करता है और नया प्लांट बना देता है। प्लांट बनाता है मतलब इसका शूट सिस्टम भी यही बनाता है एम्ब्रियो, और रूट सिस्टम भी एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो के पास में कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो रूट बनाएगा और कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो शूट बनाएगा। एक बार एम्ब्रियो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये एम्ब्रियो है जिसके पास एक सेंट्रल एक्सिस होता है। उस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन पे टिप पर एक टिश्यू लोकेटेड होता है जिसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और इस एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन के टिप पर लोकेटेड होता है एक टिश्यू जिसको बोलते हैं रेडिकल। प्ल्यूम्यूल आगे जर्मिनेट करता है और बनाता है शूट सिस्टम। जो हमने ऊपर देखा था सॉइल के अबव वाला पोर्शन, वो शूट सिस्टम प्ल्यूम्यूल बनाता है। रेडिकल जर्मिनेट होकर के रूट सिस्टम बनाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट शूट सिस्टम बनाता है और कौन सा पार्ट रूट सिस्टम बनाता है। प्लांट के सीड की मॉर्फोलॉजी लास्ट में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो एम्ब्रियो भी वहाँ पे अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि शूट और रूट कौन सा पार्ट बनाता है एम्ब्रियो का, ये पता होना चाहिए बस। अब हम चलते हैं अपने पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फीचर पर, रूट पर। तो जो पहला हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज रूट। क्या फीचर होता है रूट का? जनरली अंडरग्राउंड होती है। रूट आपने देखी होगी, तो रूट कहाँ पे पाई जाती है? अंडरग्राउंड या फिर बिलो सॉइल लेवल। सॉइल लेवल के जनरली नीचे मिलती है। ओरिजिन कहाँ से होती है? मतलब सॉइल एम्ब्रियो के अंदर कौन से पार्ट से निकलती है? दैट इज रेडिकल। रेडिकल जर्मिनेट होता है और रेडिकल जर्मिनेट होकर के नया रूट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अभी हम इस पे मॉडिफिकेशन भी देखेंगे, पर नॉर्मली ये कहाँ से निकलती है? रेडिकल से। कितने तरह की रूट्स होती हैं? रूट्स भी 3 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन उनका ओरिजिन कैसा और उनकी मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचिंग कैसी हो रही है फाइनली। तो उस बेसिस पे हम 3 तरह की रूट क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक है एडवेंटिशियस रूट, और एक और होता है फाइब्रस रूट। तो 3 तरह की रूट सिस्टम हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। पहले तो टैप रूट सिस्टम, जो सबसे कॉमन टाइप का है या फिर जो सबसे समझने में इजी होगा। टैप रूट। टैप रूट का ओरिजिन होता है रेडिकल के इलोंगेशन से। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा रेडिकल है वो डायरेक्ट रेडिकल इलोंगेट करता है नीचे की तरफ, इलोंगेट, और इलोंगेट करते हुए जैसे जैसे वो नीचे बढ़ रहा है, बढ़ते टाइम पर लेटरल ब्रांचिंग शो करता है। मतलब साइड में अपने नई ब्रांचेस, नई रूट का फॉर्मेशन करता जाता है। कुछ इस तरह से देखो, ये एक प्लांट है मान लो, और यहाँ पे रेडिकल जर्मिनेट किया,
ये सॉइल है, रेडिकल जर्मिनेट कर रहा है, रेडिकल के जर्मिनेट करने से एक रूट डेवलप हुई। जो रूट रेडिकल के डायरेक्ट जर्मिनेशन से डेवलप हो रही है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। अब ये प्राइमरी रूट जैसे जैसे नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ये अपने साइड में लेटरल तरफ पे नई रूट्स की ब्रांचेस करती जा रही है, ऐसे नई ब्रांचेस और नई रूट्स डेवलप करती जा रही है। ये इनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अच्छा, सेकेंडरी रूट फिर से ब्रांचिंग करेगी और टर्शरी रूट प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पर भी रूट प्रोड्यूस होंगे और क्या बनाएंगे, टर्शरी रूट। तो इस तरह से रूट कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ ग्रो करती जा रही है प्राइमरी रूट, और जैसे जैसे नीचे ग्रो कर रही है वो सेकेंडरी रूट बना रही है, सेकेंडरी रूट टर्शरी रूट बना रही है, लेटरल ब्रांचिंग यहाँ पर होती जा रही है। ये जो पूरा सिस्टम है रूट्स का, जो बाद में हमें पूरी ब्रांचिंग के बाद मिलता है, इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। इसको बुलाया जाता है टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम कॉमनली डाइकॉट प्लांट्स के अंदर में देखने को मिलेगा। डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं वो जब हम सीड पढ़ेंगे तो बता देंगे। अभी आप याद रख लीजिए कि एंजियोस्पर्म दो क्लासेस में बटे होते हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। तो जो टैप रूट सिस्टम है वो डाइकॉट्स में बहुत कॉमन टाइप का रूट सिस्टम पाया जाता है। अब दूसरी तरह के रूट इस पे चलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो जो दूसरी तरह का रूट था दैट वाज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस का मतलब पता होना चाहिए। एडवेंटिशियस का मतलब होता है अनयूजुअल। कोई भी काम अगर जहां से हम कॉमनली जो चीज प्रोड्यूस होती है वहां से ना प्रोड्यूस होकर के किसी भी दूसरे रीजन से प्रोड्यूस होती है, अनयूजुअल साइट से प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम बुलाते हैं एडवेंटिशियस कंपोनेंट। तो एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है, किसी अनयूजुअल साइट से जो ओरिजिनेट करे। रूट जनरली कहाँ से निकलती हैं, रेडिकल से, लेकिन अगर कोई भी रूट किसी दूसरे प्लांट पार्ट से निकले, एनी प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल, रेडिकल से ओरिजिनेट होने की बजाय कहीं से भी ओरिजिनेट हो, तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट या अनयूजुअल रूट कह करके बुलाते हैं। जनरली एडवेंटिशियस रूट हमारे स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं और कई बार लीफ से भी ओरिजिनेट होती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में हमें स्टेम दिखाई देगी, स्टेम से नई रूट्स ओरिजिनेट होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी रूट्स जो स्टेम से निकले या लीफ से निकले दैट आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका इंडिया के हिसाब से आप मान सकते हो बरगद का प्लांट। बरगद का प्लांट जैसे जैसे ब्रांचिंग करता जाता है तो इसकी रूट इसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं रहती। तो वो जो एडिशनल सपोर्ट है उसके लिए ये अपनी स्टेम ब्रांचेस, जो अपनी स्टेम्स होती हैं, वहाँ से नई रूट्स जनरेट करता है। यहाँ से ये नई रूट्स जनरेट करने लगता है। जो हैंगिंग रूट्स होती हैं बाद में टच हो जाती हैं सॉइल को। ये जो रूट है क्या ये स्टेम से निकल रही है? हाँ, तो क्या एडवेंटिशियस रूट है? बिल्कुल। तो ये एडवेंटिशियस रूट होती है जो कि बैनियान ट्री में मिलती है। इसके अलावा जो ग्रास होती है, जो देसी ग्रास अगर आपने देखी होगी जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, वो कुछ इस तरह से ग्रो करती है। वो सॉइल में एक जगह लगी रहती है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ऐसे जाती है और जहाँ भी ये टच होती है वहाँ से नई रूट प्रोड्यूस करती है। ऐसे इस तरफ भी स्प्रेड होती है, जहाँ पे सॉइल को टच करती है वहाँ से नई रूट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रूट्स हैं, ये वाली, क्या ये रूट्स स्टेम से निकल रही हैं? ये जो इसकी स्टेम है, हाँ, तो ये भी कैसी कहलाएंगी? एडवेंटिशियस रूट। तो ये सारी भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो ग्रास में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हाउस प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स, जैसे मॉन्स्टेरा हो गया या मनी प्लांट हो गया, तो इन सब के अंदर भी एडवेंटिशियस रूट उनके स्टेम से निकलती हुई दिखाई पड़ती है, जो उनको एडिशनल सपोर्ट देती है किसी सपोर्ट पे ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। तो ग्रास हो गया, बैनियन ट्री हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, इन सब में एडवेंटिशियस रूट हमें दिखाई पड़ती है। अब तीसरी तरह की रूट सिस्टम पर चलते हैं जिसका नाम है फाइब्रस रूट।
फाइब्रस रूट हमें मोनोकॉट कैटेगरी ऑफ प्लांट में मिलता है। जो दूसरी क्लास होती है ना एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, मोनोकॉट, उनके अंदर फाइब्रस रूट दिखाई पड़ते हैं। देखो फाइब्रस रूट कैसे जर्मिनेट करेगी, फिर से बना लो एक एम्ब्रियो, ये रेडिकल है, यहाँ पर रेडिकल जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है और जर्मिनेट करके एक प्राइमरी रूट बना देता है। यहाँ पे इसने एक प्राइमरी रूट बना दी, ये स्टेम है, ये जो है ये क्या है, प्राइमरी रूट। लेकिन प्राइमरी रूट बहुत ज़्यादा इलोंगेशन नहीं कर सकती, थोड़ी देर इलोंगेशन करने के बाद उसका इलोंगेशन स्टॉप हो जाता है। फिर क्या होता है कि बेस ऑफ स्टेम से, जो स्टेम का बेस है, जो स्टेम का निचला हिस्सा है, जो बेस है ये वाला हिस्सा, इस पार्ट से नई स्टेम ओरिजिनेट करना स्टार्ट, नई रूट ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं। बहुत सारी नई रूट्स यहीं से ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं ऐसे। तो प्राइमरी रूट यहाँ पे ग्रो नहीं करती लगातार, पर जो नई रूट्स हैं वो कहाँ से ग्रो करने लगती हैं, बेस ऑफ स्टेम से। तो ये जितनी भी नई रूट्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। और इनकी वजह से पूरा सिस्टम एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, धागे नुमा छोटे छोटे, जिनको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इस फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड थी, या बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, स्टेम के बेस से। अब ध्यान से सोचना है कि जो स्टेम के बेस से नई रूट्स ओरिजिनेट कर रही हैं, क्या ये रेडिकल से निकल रही हैं या फिर स्टेम से निकल रही हैं? स्टेम से निकल रही है, स्टेम के बेस से निकल रही हैं। तो ऐसी रूट को क्या हम एडवेंटिशियस रूट बुलाते हैं? हाँ। तो ये जो रूट्स बन रही हैं प्राइमरी रूट को छोड़ के, जितनी भी रूट है फाइब्रस रूट सिस्टम में, वो सारी एडवेंटिशियस रूट ही होती हैं। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी रूट को छोड़ के जितनी भी बाकी रूट्स हैं वो सारी एडवेंटिशियस रूट ही होती हैं। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम हमें मोनोकॉट कैटेगरी ऑफ प्लांट में दिखाई पड़ता है। तो ये 3 तरह की रूट्स होती हैं जो हमें रूट सिस्टम में पढ़ना था, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। अब रूट एक बार पढ़ने के बाद में हमें रूट का स्ट्रक्चर या फिर जो रूट का पार्ट्स होते हैं, क्या डिफरेंट रीजन्स होते हैं किसी रूट में, वो समझना होगा। भाई हमें रूट तो बहुत अच्छे से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर रूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो समझ में आना चाहिए। किसी भी रूट में 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ये सॉइल है, तो रूट के अंदर 3 रीजन होते हैं। देखिए ये वाला जो छोटा सा रीजन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक रीजन। जो इसके ऊपर वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन रीजन। और जो इसके ऊपर दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन रीजन, जहां से हमें कुछ स्ट्रक्चर रूट हेयर बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप बाहर से रूट को देखोगे तो 3 पार्ट में दिखाई देगा। सबसे टिप वाला जो पोर्शन होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन चल रहा है। सेल डिवीजन करके नए सेल पीछे की तरफ बनाता जा रहा है और आगे इसकी ग्रोथ होती जा रही है। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन के पीछे वाले सेल हैं वो अपना साइज़ बढ़ा रहे हैं, अपना लेंथ बढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन। यहाँ पे सेल अपना साइज़ बढ़ाता है, मैक्सिमम साइज़ अटेन करता है। जैसे ही मैक्सिमम साइज़ अटेन हो जाता है उसके बाद में वो मैच्योर होता है, और मैच्योर्स रीजन से हमें रूट हेयर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इलोंगेशन जोन से कोई रूट हेयर निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जहाँ भी रूट हेयर निकलता हुआ दिखाई दे वहाँ से मैच्योरेशन जोन दिखाई पड़ती है। तो इसके पीछे सारा का सारा रीजन जो होगा, इलोंगेशन के पीछे जितना भी रीजन है वो सब मैच्योरेशन रीजन में ही काउंट किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर एक इस येलो कलर का हमने कैप बना रखा है या प्रोटेक्शन बना रखी है, इसको बोला जाता है रूट कैप।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रूट कैप। रूट कैप का काम है जब रूट सॉइल के अंदर में मूव करे तो उस दौरान उसकी मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करना। उसका मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रूट कैप। तो रूट कैप का सिंपल सा काम है मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करना। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं, किसी भी रूट के अंदर ये 3 रीजन्स हमें हमेशा देखने को मिलेंगे, और ये चौथा रूट कैप जो है वो टिप पर प्रेजेंट होता ही है। तो ये जो रूट का स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में ग्रो करता है वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट। प्लांट्स के अंदर में रूट्स के क्या मेजर फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन ऑफ रूट, रूट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सपोर्ट या एनकरेज प्रोवाइड करना। सपोर्ट प्रोवाइड करना या फिर एनकरेज प्रोवाइड करना, उसको सरफेस से होल्ड करके रखना। अगर वो लैंड प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, होल्ड सरफेस। दूसरा काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी एब्जॉर्ब करना सॉइल से, पानी एब्जॉर्ब करके दूसरे प्लांट पार्ट्स तक फिर ये पहुंचा, वही पानी जाता है वहां पर। तीसरा काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रूट। प्लांट को कभी भी अगर फूड स्टोर करना है तो वो हमेशा एक स्ट्रेटजी अपनाता है कि जो भी पार्ट अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे, वहाँ पर फूड स्टोर करो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एरियल पार्ट में फूड स्टोर करेगा तो कोई भी हर्बीवोर आकर के उसको खा लेगा। भाई यहाँ एरियल पार्ट तो एक्सपोज्ड रहता है, बट जो सॉइल के नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें फूड स्टोर करना सबसे समझदारी का काम है। और सॉइल के नीचे जनरली कौन सा पार्ट होता है? रूट पार्ट। तो हाँ, ज़्यादातर केसेस में जो फूड स्टोरेज होगा वो रूट में होता है। कुछ केसेस में स्टेम भी फूड स्टोरेज करती है, बट वो स्टेम कैसी होगी? अंडरग्राउंड। अगर स्टेम को फूड स्टोरेज करना है तो वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए। कुछ केसेस में लीफ भी फूड स्टोर करती है, पर वो पत्तियाँ कैसी होनी चाहिए? अंडरग्राउंड। तो कहीं पर भी फूड स्टोरेज होगा तो वो अंडरग्राउंड पोर्शन में ही होता है, और सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड पोर्शन क्या होता है? रूट। तो सबसे कॉमन टाइप का फूड स्टोरेज टिश्यू रूट हो जाता है। इसके अलावा हार्मोन सिंथेसिस, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पीजीआर सिंथेसिस या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन सिंथेसिस होता है। तो रूट भी कई सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बात हो गई पूरी रूट की, कि रूट में हमारे पास में कैसी दिखाई पड़ती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं रूट के, और रूट में फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब बात करते हैं रूट मॉडिफिकेशंस की। भाई जैसा कि हमारे पास में प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं। अब अलग अलग एरियाज़ की अडेप्टेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो किस जगह पर एक पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है, उसकी ग्रोथ पैटर्न किस तरह की है, उसके बेसिस पे कई बार जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनमें वो अपने कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता है ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में उसका सर्वाइवल इंश्योर कर सके, एनहेंस कर सके। तो जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी प्लांट पार्ट की, वो कई बार मॉडिफाई होकर के चेंज दिखाती है, और चेंज होकर के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अडेप्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम वही समझने वाले मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस। ऑफ रूट, तो यहाँ पे तो हम रूट अडेप्टेशन की बात करेंगे, रूट मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। रूट जो मॉडिफाई होती है वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होती है, जैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट। पहला होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट। अगर कभी प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो उस टाइम पर मॉडिफाइड रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बरगद का प्लांट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इसका बरगद का प्लांट है। बरगद का प्लांट इतना घना होता है, इतना ज़्यादा ब्रांचिंग होती है कि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एरियल रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो रूट्स निकलती हैं ये सपोर्टिव रूट्स हैं। ऐसे ही सपोर्टिव रूट्स जो लंबे प्लांट्स होते हैं, जैसे गन्ने का प्लांट है, उनके अंदर में क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी होती है लेकिन विड्थ इसकी कुछ होती नहीं है, तो जो मेन रूट होती है उसके अलावा इनके लोअर नोड्स से, जो इनके लोअर नोड्स हैं, यहाँ से कुछ एडिशनल रूट निकल रही होती हैं जो सॉइल को पकड़ के रखती है।
ये भी सपोर्टिव रूट है, तो दीज आर ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट और सपोर्टिव रूट। फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। कई बार रूट्स जो होती हैं वो रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को मॉडिफाई करती हैं। अब रूट कैसे रेस्पायर करती है जनरली? भाई रूट रेस्पायर करती है जो उसके सॉइल पार्टिकल्स में एयर प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये रूट है, रूट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सॉइल में। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं एयर मॉलिक्यूल्स को विदड्रॉ करता है रूट रेस्पिरेशन के लिए। मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो दलदली इलाके में पाया जा रहा है, मार्शी एरियाज, दलदली इलाके में पाया जाता है। दलदली इलाके की एक खास बात होती है कि उनके जो सॉइल होती है उनमें गैप नहीं मिलता। उन सॉइल के गैप में क्या भर जाता है? जाके उन सॉइल के गैप में जाके पानी भर जाता है पूरा। अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है सॉइल के बीच में जो गैप है वहाँ पर, तो क्या ये प्लांट यहाँ से ऑक्सीजन ड्राइव कर सकता है? नहीं भाई, ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बची। सारा का सारा जो सॉइल गैप था वो किसने भर दिया? वाटर ने। अब ऐसा प्लांट रेस्पायर कैसे करेगा? तो ऐसा प्लांट अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन लेकर के आता है। ये एक अलग तरह की रूट डेवलप करता है, एरियल रूट। ये अपने अंदर में एरियल रूट डेवलप करता है जो पानी के बाहर, दलदल के बाहर निकल जाती है। इसको बोलते हैं न्यूमैटोफोर। और ये जो न्यूमैटोफोर रूट है, क्योंकि ये एरियल है, दलदल के बाहर है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कई बार रेस्पिरेशन के लिए भी रूट अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका जो दलदली प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर दलदल प्रेजेंट हो। लास्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। अब रूट का नॉर्मल काम भी स्टोरेज ऑफ फूड है, लेकिन अगर फूड स्टोरेज की एफिशिएंसी को बढ़ाना हो तो कई बार रूट अपना शेप और स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मॉडिफाई कर लेती है। जैसा कि स्वीट पोटैटो, जो हम शकरकंदी खाते हैं, स्वीट पोटैटो, वो स्वीट पोटैटो और कुछ नहीं होते, वो मॉडिफाइड रूट्स होते हैं। वो अपने आप को मॉडिफाई करके स्वेल हो जाते हैं और उसमें फूड स्टोरेज का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन या फिर रूट अडेप्टेशंस, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो इनमें दिखाई देते हैं, वो हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, वेजिटेटिव पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है स्टेम, सेंट्रल एक्सेस ऑफ प्लांट एरियल बॉडी। तो अब चलते हैं स्टेम पर, जो दूसरा वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, स्टेम। सेंट्रल एक्सेस एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका सेंट्रल एक्सेस बनाता है। यूजुअली एरियल होता है। जैसे रूट यूजुअली कहाँ पे होती है? अंडर सॉइल। तो इसी तरह से स्टेम कहाँ पर पाई जाती है? यूजुअली एरियल पोर्शन में, अबव सॉइल या फिर हवा में मिलती है हमें। एक बार स्टेम को ड्रॉ करते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है स्टेम का, ये सेंट्रल एक्सेस है। स्टेम की खास बात होती है कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नोड्स। और दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स का प्रेजेंस स्टेम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। किसी भी प्लांट कंपोनेंट में अगर नोड है और इंटरनोड है तो वो 100% क्या प्रूफ करता है कि वो स्टेम है। चाहे वो नीचे सॉइल के नीचे हो, सॉइल के ऊपर हो, पानी में हो, कहीं पर भी हो, अगर उस पर नोड होना चाहिए और इंटरनोड होना चाहिए तो वो हमेशा स्टेम ही कहलाएगी। अच्छा, हर एक नोड पर पत्ते लगे होते हैं। जो भी नोड होते हैं इनकी खास बात होती है कि इनके ऊपर लीफ ग्रो करते हैं। ये पत्ते ग्रो कर रहे हैं। और जो इंटरनोड्स होते हैं वो गैप होते हैं दो पत्तों के बीच में या फिर दो नोड्स के बीच में। स्टेम पर नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो छोटी आउटग्रोथ होती हैं जिनके जर्मिनेशन से नई ब्रांच या फिर नया प्लांट पार्ट जर्मिनेट कर सकता है। तो स्टेम के पास में नोड्स होती हैं। ये जो लीफ है, लीफ के एक्सिल में ये जो एंगल बन रहा है स्टेम के साथ में, इसको बोलते हैं एक्सिल। इस एक्सिल में एक एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे यहाँ पे ये सारे एक्सिलरी बर्ड्स हैं। ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड्स।
एक्सिलरी बर्ड के अलावा एक और बर्ड होता है जिसको बोलते हैं एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड। ये एपिकल बर्ड है या फिर टर्मिनल बर्ड है। तो ये बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स आर बेसिकली स्मॉल आउटग्रोथ जिनके जर्मिनेशन से नई ब्रांचिंग क्रिएट होती है, नया प्लांट पार्ट डेवलप करता है। तो मान लो अगर ये ब्रांच जर्मिनेट करेगा तो इस ब्रांच के जर्मिनेट करने से नया ब्रांच डेवलप करेगा। ऐसे इस बर्ड के डेवलप करने से नया ब्रांच डेवलप करेगा। तो यहाँ पे नया स्टेम पार्ट ब्रांचिंग डेवलप होती है और इस ब्रांचिंग पे भी पत्ते लगे रहेंगे। तो बर्ड्स का काम होता है ब्रांचिंग क्रिएट करना। कुछ बर्ड्स फ्लोरल बर्ड्स में मॉडिफाई हो जाती है और फ्लावर बनाती हैं। तो इन्हीं बर्ड्स के थ्रू फ्लावर प्रोडक्शन भी होता है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें स्टेम के बारे में पता होनी चाहिए कि स्टेम के ऊपर कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं। स्टेम पर नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, उनमें बर्ड्स लगी होती हैं। बर्ड्स भी दो तरह की, एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड। बर्ड जर्मिनेट करके नई ब्रांच बनाते हैं या फिर फ्लावर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो स्टेम कंपोनेंट्स, एक बार हम स्टेम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में लिख भी लेते हैं। स्टेम के पास में पहला होता है नोड, जहाँ से पत्तियाँ अराइज करती हैं, लीफ साइट, लीफ ओरिजिनेट करती है। दूसरा होता है इंटर नोड, जो दो नोड्स के बीच में गैप होते हैं। तीसरा होता है बर्ड्स, छोटी सी आउटग्रोथ। और ये बर्ड्स दो तरह की है, एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड, जो नई ब्रांचिंग, नया फ्लावर क्रिएट करती हैं। तो अब क्या फंक्शन होगा किसी स्टेम का? अगर हम इस पूरे स्टेम के कंपोनेंट को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो इससे हमें फंक्शन भी समझ में आएगा। किसी भी स्टेम का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू स्प्रेड द ब्रांचेस, टू स्प्रेड एंड क्रिएट न्यू ब्रांचेस। नई ब्रांचेस क्रिएट करता है, उन ब्रांचेस पे नए पत्ते लगते हैं, लीफ प्रोड्यूस करते हैं, उन पत्तों पर फ्रूट लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, सीड लगते हैं, एटसेट्रा। तो जो भी प्लांट पार्ट ये सब होते हैं, चाहे हम पत्तों की बात करें, फ्रूट की बात करें, फ्लावर की बात करें, ये सारे स्टेम पर लगते हैं। और स्टेम नई ब्रांचेस क्रिएट करके जो प्लांट का वॉल्यूम होता है उसको स्प्रेड करता रहता है। दूसरा काम होता है टू कंडक्ट वाटर अप टू लीव्स। रूट ने क्या किया? पानी को एब्जॉर्ब किया सॉइल से। अब इस पानी को पहुंचाना है पत्तों तक, लीव्स तक। तो इस पानी को पत्ते तक पहुंचाने के लिए जो कंडक्शन ट्यूब बनती है, ये स्टेम के थ्रू ही पहुंचता है। तो हमारा जो सेकंड काम होता है टू कंडक्ट वाटर, टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट अप टू लीव्स, अप टू लीव्स या फिर पत्तों तक पानी को पहुंचाना। तीसरा होता है सपोर्ट। प्लांट पार्ट को जितना भी सपोर्ट मिलता है वो सारा स्टेम से ही मिलता है। अगर एरियल सपोर्ट की बात करें तो वो स्टेम ही प्रोवाइड करती है। स्टेम जनरली ग्रीन दिखाई पड़ती है जब प्लांट यंग होता है, तो उसका सपोर्ट भी कम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो वुडी हो जाती है, ब्राउन कलर की वुडी फॉर्म में दिखाई पड़ती है, ताकि और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाई पड़े। तो मैच्योर होने पर जो प्लांट होता है वो आपने देखा होगा ज़्यादातर प्लांट वुडी हो जाते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेम की खास बातें, स्टेम के बारे में जो फंक्शन है, उसका कंपोनेंट है, वो समझ लिया। अब हम चलते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशंस पर। स्टेम में किस तरह के मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, क्यों मॉडिफाई करता है वो अपने आप को, क्या क्या अडेप्टेशनल रोल वो मॉडिफिकेशंस हेल्प करते हैं प्लांट को अडेप्ट करने में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। तो टॉपिक का नाम है मॉडिफिकेशंस इन स्टेम। जो स्टेम मॉडिफाई होती है ना, वो कई रीज़न से हो सकती है। फूड स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई हो सकती है, ताकि फूड स्टोर कर पाए। एक्स्ट्रा सपोर्ट, कई बार कुछ प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए मॉडिफाई हो सकती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, एक प्लांट से डायरेक्ट नया प्लांट बनाना, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसमें भी स्टेम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्टेम के पास में एक चीज़ है बर्ड। जो बर्ड्स होती है ना, ये नया प्लांट बनाने में भी कैपेबल होती हैं। तो इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा भी सकते हैं हम, किसकी मदद से?
स्टेम की मदद से। और तीसरा है प्रोटेक्शन, चौथा है प्रोटेक्शन। तो इन चारों काम के लिए स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है। स्टार्ट करते सपोर्ट से। अगर कोई प्लांट है जिसको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो वो इसको प्रोवाइड कर सकता है। सपोर्ट हमें लगता है जब भी सॉफ्ट स्टेम होगी, मान लो पतली सी स्टेम है, बहुत ही सॉफ्ट स्टेम है, तो उस सॉफ्ट स्टेम को किसी सरफेस से बाइंड करने के लिए, अटैच करने के लिए जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, जो पत्तों के आसपास एक्सिलरी बर्ड्स होती है, वो अपने आप को टेंड्रिल्स में ऐसे मॉडिफाई कर लेती हैं। आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स में ऐसे स्प्रिंग शेप टेंड्रिल्स होते हैं जो दीवार से या फिर किसी सरफेस से जाके चिपक जाते हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट स्टेम को। तो ये जो बर्ड्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स थी, और एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना देती हैं, स्प्रिंग शेप सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स। ये हमें गार्ड्स में दिखाई पड़ते हैं एंड ग्रेप वाइन। तो गर्ड्स एंड ग्रेप वाइन में हमें दिखाई पड़ेंगे। गर्ड्स जैसे कि हमारा वाटरमेलन हो गया, खीरा हो गया, मेलन हो गया, इन सब में, ग्रेप वाइन में जो हमारे वो बनते हैं वहाँ पर भी सपोर्टिव चाहिए रहता है। सपोर्ट के अलावा दूसरा है प्रोटेक्शन। कई बार प्लांट को हर्बीवोर्स से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। हर्बीवोर्स आते हैं और उसके पत्तों को खा लेते हैं, उसकी स्टेम को डैमेज कर देते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने एक्सिलरी बर्ड को थॉर्न्स में डेवलप कर लेते हैं। तो प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी एक्सिलरी बर्ड्स जो थी, जो नई ब्रांचिंग बनाने वाली थी, उसको उन्होंने ब्रांच बनाने की जगह वुडी थॉर्न्स में डेवलप कर दिया है, कांटों में डेवलप कर दिया है, जो लकड़ी में कांटे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट में ऐसे थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। थॉर्न्स की खास बात होती है कि वुडी होने चाहिए, लकड़ी जैसे दिखाई देते हैं और पॉइंटेड होते हैं, चुभ जाते हैं। तो हर्बीवोर्स ऐसे प्लांट को अवॉइड करेगा। यह हमें सिट्रस और बोगेनविलिया में देखने को मिलते हैं। इनका काम क्या है, हर्बीवोर्स से प्लांट की प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन के लिए ये बनते हैं। फोटोसिंथेसिस। कई बार स्टेम अपने आप को ऐसा मॉडिफिकेशन करती है कि वो फोटोसिंथेसिस खुद ही करने लग जाती है। जनरली फोटोसिंथेसिस किसका काम है, खाना बनाना। प्लांट के अंदर किस पार्ट का काम होता है, लीफ का काम होता है। लीफ मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस करती है। बट कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ डेजर्ट प्लांट्स जो बहुत ही ड्राई एरियाज में ग्रो करते हैं, वहाँ पर उनके अंदर पत्ते नहीं पाए जाते, क्योंकि पत्तों का मिलना डेजर्ट प्लांट के लिए हार्मफुल है। पत्तों से वाटर इवेपोरेशन, वाटर लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसे डेजर्ट प्लांट ने क्या किया, पत्तों को रिमूव ही कर दो, पत्तों को स्पाइन में कन्वर्ट कर लो, कांटों में कन्वर्ट कर लो, प्रोटेक्शन करेंगे वो। अगर पत्ते कांटे में कन्वर्ट हो गए तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वो अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं, स्टेम को मॉडिफिकेशन करके अडेप्ट कर लेते हैं, और उसी स्टेम से, जो मॉडिफाइड स्टेम है, उसमें से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराते हैं। तो जो तीसरा काम है स्टेम का, मॉडिफाइड स्टेम का, दैट इज फोटोसिंथेटिक फंक्शन को ओवरटेक करना। ये वाला मॉडिफिकेशन हमें डेजर्ट प्लांट में मिलता है, जहाँ पे प्लांट लीफ डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि लीफ से पानी इवेपोरेट हो जाएगा और पानी इवेपोरेट होकर के उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एज ए डेजर्ट प्लांट लीफ को कन्वर्ट कर लेते हैं स्पाइन्स में, कांटों में। ध्यान रहे कि थॉर्न्स भी कांटे थे, पर स्पाइन्स जो होते हैं ना, वो ग्रीन कलर के कांटे होते हैं। जो भी हमें ग्रीन कलर के पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स, स्पाइन बन गए। अच्छा, अगर वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गए हमारे लीव्स, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस स्टेम काम करेगी। स्टेम जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करेगी, और इस मॉडिफाइड स्टेम से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। स्टेम दो तरह से मॉडिफाई हो सकती है। पहला ये फ्लैट फॉर्म में ऐसे अपने आप को ऐसे चपटे फॉर्म में मॉडिफाई कर लेगी, और दूसरा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे ये मॉडिफाई कर लेगी। तो यहाँ पे स्टेम ने क्या किया, अपने आप को फ्लैट कर लिया, यहाँ पे उसने अपने आप को सिलेंड्रिकल कर लिया। ग्रीन कलर की होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। फ्लैशी स्टेम होती है यहाँ पर, फ्लैशी वाटर एब्जॉर्ब करती हैं।
और यहाँ पे कांटे प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? कांटों में, स्पाइन में। ग्रीन कलर की स्पाइंस होती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ग्रीन कलर की स्पाइंस होंगी। ये हमें कैक्टस में दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें फ्लैट वाले अपंशिया में दिखाई पड़ता है, जो एक तरह का कैक्टस है। इसी तरह से ये यूफोर्बिया में दिखाई पड़ता है, वो भी एक तरह का कैक्टस है। ये दोनों कंडीशन फोटोसिंथेटिक लीव्स की स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। भाई स्टेम का एक और काम होता है कि स्टेम के पास में नोड प्रेजेंट होती है, उन नोड्स से वो नया प्लांट जर्मिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रिप्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अनफेवरेबल टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अनफेवरेबल टाइम में वो बचे रहें, फिर उसके बाद में वो ग्रो कर जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन ये 3 तरह से कर सकते हैं। अंडरग्राउंड पोर्शन या अंडरग्राउंड स्टेम की मदद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ग्राउंड पर स्टेम प्रेजेंट होगी उसकी मदद से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और अबव ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर वाला एरिया है, उसकी मदद से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो तीनों मेथड्स का इस्तेमाल करके ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है कि इनके पास में बर्ड्स हैं। जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही यूनिक तरह के स्ट्रक्चर हैं, वो जर्मिनेट करके नया प्लांट पार्ट बना सकते हैं। पहले बात करने वाले अंडरग्राउंड पोर्शन की, अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड स्टेम बेसिकली 2 काम करती है, सिर्फ रिप्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन काम नहीं है, ये फूड स्टोरेज भी करती है। तो फूड स्टोरेज भी करेगी और साथ में अनफेवरेबल टाइम को बाईपास करने के लिए पेरिनेशन भी करेगी। जब तक अनफेवरेबल टाइम रहेगा तब तक वो पड़ा रहेगा, और जैसे ही अनफेवरेबल टाइम खत्म होगा वो जर्मिनेट करके नया प्लांट पार्ट डेवलप कर देगी। तो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और अनफेवरेबल टाइम को भी बाईपास कर पाएंगे। अब अंडरग्राउंड पोर्शन में फूड स्टोरेज करने के लिए स्टेम अपने आप को कई तरह से मॉडिफाई कर सकती है। कई बार हमें देखने को मिलेगा ट्यूबर, जो किसी भी अनयूजुअल शेप का, एसिमेट्रिक शेप का स्टेम होता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो अपने आप को ऐसे भद्दे से शेप का, ऑल्टर्ड शेप का कन्वर्ट कर लेती है, और ये हमारे रूट्स हैं। इसको बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर को अगर आप आलू जैसा आपने देखा होगा तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। ये क्या है? ये नोड्स हैं, दीज आर नोड्स। और नोड्स पे रहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स। और ये एक्सिलरी बर्ड जर्मिनेट करके नया प्लांट डेवलप कर देते हैं। आपने देखा ही होगा, जब भी प्लांट में थोड़ा सा पानी मिलता है तो ये नया प्लांट बनाने लग जाता है। तो एक तो ये फूड स्टोरेज भी कर रहा है, अनफेवरेबल टाइम को बाईपास भी करेगा, और जब भी इसको टाइम मिलेगा तो नया प्लांट डेवलप करके नया प्लांट जर्मिनेट कर देगा। तो ये होता है ट्यूबर। दूसरे तरह का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज राइजोम, दैट इज राइजोम। अब राइजोम क्या होता है? ये अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रो करता है और ब्रांच्ड रहता है। अंडरग्राउंड रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है और ब्रांच्ड फॉर्म में दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा। अदरक देखी होगी आपने इस तरह की। तो ये अदरक भी जो क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ पर ये जो पोर्शन है जो हमने ऐसे करके बनाया है, दीज आर नोड्स। तो ये नोड्स हैं और इन्हीं नोड्स पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। ये एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो जर्मिनेट करके नया प्लांट अनफेवरेबल टाइम पास होने पर बना सकते हैं। ये सबसे एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, वो इस तरह की राइजोम का प्रोडक्शन करते हैं। राइजोम के अलावा तीसरा है कॉर्म, जो ऑलमोस्ट हमें राइजोम जैसा ही दिखाई पड़ता है, बस कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों में। जो राइजोम था वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था और ब्रांचिंग भी शो कर रहा था। वो हॉरिजॉन्टली सीधा ग्रो कर रहा था, सॉइल के पर पैरेलली ग्रो कर रहा था, और उसमें ब्रांचिंग भी होती है। जबकि यहाँ पे जो कॉर्म है ये वर्टिकली ग्रो करता है और अनब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचिंग देखने को
नहीं मिलती। सो वर्टिकली ग्रो करेगा और अनब्रांच्ड फॉर्म में दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये इसके नोड है और इस पे बर्ड्स लगी होती है, जर्मिनेट करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, अरबी जो हम खाते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। ये हमने अंडरग्राउंड की बात कर ली। अंडरग्राउंड स्टेम दो काम कर रही है, एक फूड स्टोरेज का काम कर रही है, पेरिनेशन अनफेवरेबल टाइम को बाईपास करने का काम कर रही है, और जैसे ही फेवरेबल टाइम वापस आएगा तो वापस रीजर्मिनेट करेगी और नया प्लांट पार्ट डेवलप कर देगी। अब ये हो गए अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। दूसरे तरह के मॉडिफिकेशन हैं जो ग्राउंड के लेवल पर डेवलप करते हैं, ऐसे स्टेम मॉडिफिकेशन जो ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड स्टेम पर डेवलप कर रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, सॉइल के पैरेलली ग्रो करते हैं और मॉडिफाई होकर के कुछ कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लैंड पर या सॉइल पर जो ग्रो करता है रनर। रनर क्या होता है भाई, यहाँ पे मान लो कोई ग्रास है, वो ग्रो कर रही है, सॉइल है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलेगी जो सॉइल के पैरेलली ग्रो कर रही है, और फिर एक जगह पे जाके सॉइल को टच करेगी, यहाँ पे नई ग्रास प्रोड्यूस कर देगी, रूट बनाएगी और नया प्लांट बना देगी। फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी और यहाँ पे एक नया प्लांट बना देगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है ये पार्ट, इसी को बोलते हैं रनर। ये हमें ग्रास में देखने को मिलता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेट करती है, ग्रास को एक पर्टिकुलर एरिया में फैलाने का काम करती है। इसी रनर की तरह हमें एक एक्वेटिक रनर मिलता है जिसको बोलते हैं ऑफसेट। इसको एक्वेटिक रनर भी बोला जाता है। होता है ये सेम ही है, बस इसमें फ़र्क कितना है, ये पानी वाले प्लांट्स में, जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मिलता है, जो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। मान लो ये पानी की सरफेस है और यहाँ पे एक प्लांट फ्लोट कर रहा है, आइकॉर्निया, ये फ्लोट कर रहा है। अब इस आइकॉर्निया में से एक थिक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है, ऐसे ये मोटी सी हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ऑलमोस्ट एक इंटरनोड जितनी लंबी होती है ये, और फिर यहाँ पे ये नया प्लांट डेवलप कर देगी इस तरह से। फिर एक इंटरनोड लंबा ये स्टेम बनाएगा, फिर यहाँ पे नया प्लांट डेवलप कर देगा। तो ये जो पार्ट्स बन रहे हैं ये है ऑफसेट या फिर एक्वेटिक रनर्स। एक्वेटिक रनर हमें देखने को मिलता है पिस्टिया में और आइकॉर्निया में, जो कि दोनों ही फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। ये लैंड वाले या फिर ग्राउंड स्टेम की बात कर ली, जो ग्राउंड से पैरेलल या फिर वाटर के लेवल से पैरेलली ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं एरियल या सब एरियल पार्ट। भाई सब एरियल जो आधा सॉइल में और आधा हवा में रहते हैं, कुछ इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला है स्टोलोन। स्टोलोन क्या होता है, ये एक स्टेम ग्रो कर रही है, सॉइल है, इस स्टेम के बिल्कुल बेस से, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से एक इस तरह की नई ब्रांचिंग डेवलप करती है जो एक आर्च बना लेती है, ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर या फिर आर्च का फॉर्मेशन कर देती है। फिर ये आर्च जहाँ पे सॉइल को टच करेगी यहाँ पे एक नया प्लांट बना देगी। फिर यहाँ से भी इसके बेस से एक नया आर्च बनेगा और इस आर्च से जहाँ पे ये सॉइल को टच करेगी एक नया प्लांट डेवलप करेगा। तो ये जो आर्चेस हैं इन्हीं को बोलते हैं स्टोलोन। ये मिंट और जास्मिन में दिखाई पड़ते हैं। तो मिंट में दिखाई पड़ता है, जास्मीन में हमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है, स्टोलोन। स्टोलोन के अलावा सकर, स्टोलोन के अलावा हमारे पास एक और एरियल सब एरियल कंपोनेंट है, दैट इज सकर। सकर में क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम से एक पोर्शन डेवलप करता है। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से ब्रांच डेवलप करती है। ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच कुछ दूर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, फिर उसके बाद ऑब्लिकली आगे की तरफ आती है, ऐसे ही एक एंगल पे बाहर ग्रो करेगी और यहाँ पे एक नया प्लांट डेवलप कर देगी। तो ये क्या की, देखो पहले हॉरिजॉन्टली और उसके बाद में एक एंगल पे ग्रो करती है, ऑब्लिक ग्रो करके सॉइल के बाहर आ जाती है। तो इसकी यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ऑब्लिक ग्रोथ होती है और इसी पूरे स्टेम को बुलाया जाता है सकर। यह हमें पाइनएप्पल, बनाना और क्राइसेंथेमम में मिलता है। बनाना में मिलता है, केले में,
पाइनएप्पल में मिलता है, क्राइसैंथेमम में मिलता है। तो इन जगहों पे ये हमें दिखाई पड़ता है। तो ये मॉडिफिकेशन है स्टेम के, और स्टेम के जो नॉर्मल फंक्शन है उनसे एडिशनल फंक्शन प्लांट को प्रोवाइड करने के काम करते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं तीसरे वेजिटेटिव कंपोनेंट लीफ की। जो तीसरा कंपोनेंट है वेजिटेटिव, दैट इज लीफ। पहले हमने रूट पढ़ा था, फिर स्टेम पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं लीफ। लीफ यानी पत्ता। वेजिटेटिव ऑर्गन्स में अगर तीनों की बात करें, रूट, स्टेम और लीफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन लीफ होता है, क्योंकि इसका काम है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना। फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करता है, प्लांट के लिए खाना बनाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी हमें स्टडी करनी है। पहले तो हम बात करेंगे कि लीफ कहाँ पे लगती है, किस तरह की दिखाई पड़ती है, एक जर्नल लीफ कंपोजिशन। फिर उसके बाद में मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ, दो लीव्स का स्ट्रक्चर अलग अलग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लीफ डेवलप कहाँ करती है? लीफ हमें स्टेम पर ग्रो होती हुई दिखाई देती है। मान लो ये एक स्टेम है, इसके पास में नोड्स होते हैं, उन्हीं नोड्स पर लीफ लगी होती है। मान लो ये एक लीफ है, ये एक दूसरी लीफ है, ये तीसरी लीफ है, ये नई लीफ है। तो ये जो है ये लीफ लगी हुई है नोड पर। अब इन लीव्स के नोड पे कैसे लगे होते हैं? लेटरली। लेटरल मतलब साइड में, लीफ नोड पर साइड में इस तरह से लगी रहती है। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इनका? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। यहाँ पर हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इस शूट एपिकल मेरिस्टेम जैसे जैसे आगे की तरफ ग्रो करता है तो ये छोटी छोटी लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है, जिसको लीफ इनिशियल या लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, ये जो पोर्शन है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जब ये आगे ग्रो करता है तो ये पीछे की तरफ लीफ प्राइमोर्डिया छोड़ता जाता है, और ये लीफ प्राइमोर्डिया आगे डेवलप करती हैं और बना देती हैं लीफ, नई लीफ। तो जैसे जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे ग्रो कर रहा है, वो पीछे लीफ प्राइमोर्डिया छोड़ता जा रहा है और वो लीफ में कन्वर्ट होती जा रही हैं। इसी वजह से हमारी जो लीफ होंगी वो एक एक्रोपीटल मैनर में ग्रो करेंगी। नई लीव्स ऊपर की तरफ आएंगी और पुरानी लीव्स नीचे की तरफ होंगी। तो ये ओल्ड लीफ है और ऊपर की तरफ हमें नई लीव्स दिखाई देंगी, छोटी लीव्स, तो न्यू लीफ। इस ऑर्डर को बुलाते हैं एक्रोपीटल। ये जो ऑर्डर है जहाँ पे नई लीव्स नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ और पुरानी लीव्स नीचे की तरफ है, इस ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट को हम बुलाते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। तो लीफ स्टेम में हमेशा एक्रोपीटल मैनर में ही ग्रो करती है। और कहाँ से ग्रो करती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। लीफ और स्टेम के बीच में एक एंगल बनता है। देखो, लीफ और स्टेम के बीच में ये जो एंगल है इसको बोलते हैं लीफ एक्सिल। इस एंगल को ही हम क्या बुलाते हैं? लीफ का एक्सिल। और इस लीफ के एक्सिल में हमेशा एक बड प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बड। ये लीफ के एक्सिल में हमेशा एक बड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एक्सिलरी बड। ये बड जो है ये दिस इज एक्सिलरी बड। तो ये लीफ के कुछ बेसिक बातें हैं, जो लीफ कहाँ पर लगती है, किस तरह से डेवलप करती है, कहाँ से डेवलप करती है, किस ऑर्डर में ग्रो करती है। अब हम चलते हैं लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ने। अब लीफ का स्ट्रक्चर हम दो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स में पढ़ेंगे। मोनोकॉट्स में अलग तरीके का लीफ स्ट्रक्चर होता है और डाइकॉट्स में अलग तरह का लीफ स्ट्रक्चर होता है। पहले हम डाइकॉट लीफ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके बाद मोनोकॉट लीफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो पहले देखते हैं डाइकॉट लीफ स्ट्रक्चर। डाइकॉट लीफ के पास में ये नोड है, इस नोड पर लगी हुई है लीफ। ठीक है। अब इसमें तीन कंपोनेंट्स हम मानते हैं। एक कंपोनेंट होता है ये लीफ बेस, वो पोर्शन जिसके थ्रू लीफ नोड से अटैच्ड होती है। ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है दैट इज पिटियोल, लीफ का स्टॉक, लीफ स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको। ये जो फैला हुआ पोर्शन है चपटा सा, इसको बोलते हैं लमाइना या फिर लीफ ब्लेड। तो ये लैमिना है जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलेंगे। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी डाइकॉट लीफ के। एक एक करके समझते हैं। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। जो लीफ बेस है, कई बार इस लीफ बेस के साइड में दो रिड्यूस्ड लीफ दिखाई पड़ती हैं। कई सारी लीव्स में क्या दिखाई पड़ती हैं कि लीफ बेस के साइड में दो रिड्यूस्ड लीफ मिलती हैं। ये जो ब्लू कलर से हमने बनाई है, दीज आर टू रिड्यूस्ड लीफ या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
आप इनको लीफ बोल सकते हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जिनका नाम होता है स्टिप्यूल्स। ये 2 स्टिप्यूल्स हमें लीफ बेस पर नोड पर छोटी सी रिड्यूस्ड फॉर्म में ग्रो करती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्या सब में दिखाई पड़ती हैं? नहीं सर, जिनमें दिखाई पड़ती है उनको बोलते हैं स्टिप्यूलेट लीव्स, स्टिप्यूलेटेड लीव्स। जिनमें नहीं दिखाई देती उनको बोलते हैं एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स। तो सब में नहीं दिखाई पड़ती है एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स, दोनों मिल सकते हैं। अब एक एक करके तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। पहले लीफ बेस पढ़ेंगे, उसके बाद में पिटियोल पढ़ेंगे और तीसरा लमाइना पढ़ेंगे, लीफ ब्लेड पढ़ेंगे। अगर हम बात करें लीफ बेस की, तो लीफ बेस का काम होता है कनेक्ट करना, लीफ को कनेक्ट करना टू ब्रांच। जो ब्रांच है, जो स्टेम है, उससे कनेक्ट करना एट नोड, और हमेशा नोड पोर्शन पे ही कनेक्शन बनता है। लीफ हमेशा नोड पोर्शन से ही कनेक्ट होती है किसी भी ब्रांच से। जो लीफ बेस है, कनेक्ट करने के साथ में कई बार क्या होता है कि स्वेल हो जाती है। कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा सा स्वेल दिखाई पड़ता है। ये जो स्वेल्ड पोर्शन है, ये जो स्वेल लीफ बेस है, इसी स्वेल लीफ बेस का नाम होता है पल्वाइनस, पल्वीनस या पल्वाइनस। ये स्वेल्ड लीफ बेस है और ये हमें लेग्यूमिनस में जनरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहन प्लांट्स, दाल वाले प्लांट्स जो होते हैं, वहाँ पे लीफ हमेशा बेस जो होता है वो स्वेल फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया लीफ बेस का काम। अब लीफ बेस के बाद में जो सेकंड काम है दैट इज पिटियोल, जो इलोंगेटेड पोर्शन है, तो दैट इज द पिटियोल। पिटियोल हमारा इलोंगेटेड पोर्शन है, लीफ का लंबा सा पोर्शन है, और इसका काम होता है एक फ्लेक्सिबल स्टॉक प्रोवाइड करना। जो पिटियोल होती है ना, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल स्टॉक की फॉर्म में होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकती है, तो इसी वजह से इसका काम होता है फ्लटर करना। ये हवा में तैरती रहती है, फ्लटर करती है, हवा में मूव करती है विंड में, और जब हवा में मूव करेगी, विंड में मूव करेगी, तो ये कूल करती है लीफ सरफेस को, और लीफ सरफेस पे फ्रेश एयर लेकर के आती है। जैसे ही मान लो कोई यहाँ पे पत्ता लगा हुआ है और ये पत्ता हिल रहा है हवा से, तो क्या यहाँ पे इसको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल। और साथ में फ्रेश एयर, इस लीफ की सरफेस पे फ्रेश एयर का उस पर डायरेक्टली वहाँ पे फ्लो होगा, तो फ्रेश एयर भी फ्लो करती है उसकी लीफ सरफेस पे। एक और काम होता है इसका, पत्ते को सनलाइट की साइड रखना, भाई टू होल्ड द लीफ टू सनलाइट, ताकि वो पत्ता जो है उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके। क्योंकि डाइकॉट प्लांट में जो पत्ता होता है वो उसका एक साइड सनलाइट की तरफ होता है और दूसरा साइड सनलाइट के अपोजिंग एंड पे होता है। दोनों साइड जो होते हैं वो सनलाइट की तरफ नहीं होते। यहाँ पे अगर हम डाइकॉट लीफ की बात करें तो एक साइड जो होता है वो सन की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं अडेक्सियल सरफेस, और एक साइड जो होता है वो सन के आगे अपोज में होता है, जिसको बोलते हैं अबेक्सियल सरफेस। तो यहाँ पे 2 तरह की सरफेस मिलती हैं, एक अडेक्सियल और एक अबेक्सियल। तो ये जो लीफ को प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना, अडेक्सियल सरफेस सन की तरफ बनी रहे, वो कौन मेंटेन करता है? पिटियोल। तो इसका 3 काम हो गया। एक तो लीफ को सनलाइट की तरफ होल्ड करके रखना, उसको हवा में फ्लटर करवाना, फ्लटर करवाने से वो लीफ कूल होता है और फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर होती है वो लीफ की सरफेस से टच होकर के जाती है। तो ये पिटियोल का बेसिक काम होता है। अब जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट है, सबसे मेजर कंपोनेंट, दैट इज लीफ ब्लेड या फिर लमाइना। तो जो सबसे मेजर कंपोनेंट है दैट इज तो लीफ ब्लेड, या इसी को हम लैमिना भी बोल देते हैं। किस फॉर्म में दिखाई पड़ता है? फ्लैट एक्सटेंडेड, फ्लैट है और एक्सपेंडेड पार्ट की फॉर्म में ये दिखाई पड़ता है। ग्रीन होता है और हमेशा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए बना होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जो इसको फॉर्म करते हैं। ये जो लीफ ब्लेड है, इसको फ्लैट बनाने का काम कौन करता है? इसको फ्लैट बनाने का काम करता है इसके अंदर पड़ी हुई कुछ वीन्स और वीनलेट्स। इसके अंदर में ऐसी कुछ वीन्स और वीनलेट्स आपने देखी होंगी, ऐसे लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिखाई पड़ते हैं इनके अंदर, जिनको हम बोलते हैं वीन्स। और वीन्स, छोटी छोटी जो वीन्स होती हैं उनको वीनलेट्स। तो वीन्स और वीनलेट्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे बहुत सारी। तो ये जो पूरा लमाइना के अंदर में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं?
दीज आर वीन्स। वीन्स जो होती हैं वो ट्यूब होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्यों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं? क्योंकि इन्हीं वीन्स के थ्रू जाइलम और फ्लोएम मूव करने वाला है। इन्हीं वीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम प्लस फ्लोएम। जो भी पत्तियों में ब्रांच के थ्रू जो पानी या फिर खाना मूवमेंट होगा, यहाँ से जो पानी मूवमेंट होगा, जो खाने का मूवमेंट होगा, वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। और ये जाइलम और फ्लोएम इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। एक और काम होता है वीन को सपोर्ट प्रोवाइड करना या फिर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। जो वीन्स होती हैं ये एक और काम करती हैं, लीफ को, लेमिना को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले, फ्लेक्सिबल रहने के लिए, एक्सपेंडेड रहने के लिए इसको फैला करके ये रखती हैं। अच्छा, ये जो वीन्स हैं ये भी कई तरह की होती हैं। अगर डाइकॉट लीफ की बात करें तो जो वीन्स हैं वो भी 3 तरह की होती हैं। एक होती है मिड रिब या मिड वीन, जो सबसे सेंट्रल वाली होती है। फिर हमारे पास में लेटरल वीन्स होती हैं, जो उस मिड रिब से निकल रही होती हैं, जो साइड में पतली पतली ट्यूब की मिड रिब के कंपैरिजन में पतली होती हैं। और फिर लेटरल वीन से बहुत ही पतली वीनलेट्स निकल रही होती हैं, तो बहुत ही पतली वीनलेट्स। तो 3 पार्ट्स होते हैं, वीन, मिड वीन, लेटरल वीन और तीसरा वीनलेट्स। ये तीनों जो वीन्स, वीनलेट्स और मिड रिब जो होती हैं वो एक नेटवर्क बना देती हैं, वो पूरा जाल बना देती हैं इस तरह का। देखो यहाँ पे वीन जा रही है, मिड वीन, फिर ये लेटरल वीन्स, और लेटरल वीन्स से काफ़ी सारी मिड वीन्स, वीनलेट्स इस तरह से लगी हुई रहती हैं। ये वीनलेट्स लगी हुई हैं, ये वीनलेट्स लगी हुई हैं। तो ये वीनलेट्स जो मिल करके ये तीनों एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनवा देती हैं, एक रेटिक्यूलेट स्ट्रक्चर बना देती हैं। वीन्स का कैसा अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है यहाँ पे? रेटिक्यूलेट अरेंजमेंट या फिर नेटवर्क शेप अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट लीफ का। जब हम मोनोकॉट लीफ देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह का नहीं होगा, वहाँ पर चेंज होता है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप का कंडीशन दिखाई पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा लीफ, डाइकॉट लीफ। अब चलते हैं मोनोकॉट लीफ पर, जो दूसरा है दैट इज द मोनोकॉट लीफ। अब मोनोकॉट लीफ की क्या खास बात होती है? मोनोकॉट लीफ एक बार ड्रॉ करते हैं। मोनोकॉट लीफ जो होती हैं उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर केन, गन्ने पे जो लीफ लगी होती है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। मोनोकॉट लीफ की पहली खास बात होती है कि ये लंबी होती हैं, बहुत इलोंगेटेड फॉर्म में होती हैं। ऐसे अपने गन्ने की लीफ देखी होगी, काफ़ी लंबी होती हैं, ये लेंथ वाइज होती है ना, इलोंगेटेड होती है। दूसरी चीज़ एक और होता है कि यहाँ पर पिटियोल जर्नली पाया नहीं जाता। मोनोकॉट्स के अंदर जर्नली पिटियोल नहीं होता, यहाँ पे लीफ बेस होता है और लीफ बेस के बाद डायरेक्ट ही लेमाइना होता है। ज़्यादातर केसेस में, कुछ में होगा भी, पर जर्नली यही देखने को मिलता है कि लीफ बेस और लमाइना देखने को मिलता है। अब इनका जो लीफ बेस है, ये वाला पोर्शन जो लीफ बेस है, जो नोड पे इनको जोड़ के रखे हुआ है, वो एक शीट की फॉर्म में फैल जाता है। जो लमाइना है ये क्या करता है? जो लीफ बेस है ये शीट की फॉर्म में फैल जाता है और ये शीट स्टेम को नोड पर कवर कर लेती है। ये देखो, ये स्टेम को ही कवर कर लेगी, ये स्टेम को ही ऐसे घेरा बना करके कवर कर लेती है। यहाँ पर भी स्टेम को ये घेरा बना करके कवर कर लेती है। तो इनका जो लीफ बेस होता है वो एक शीट की फॉर्म में होता है, वो कवर कर लेता है, लीफ स्टेम को कवर कर लेता है। या तो पूरी तरह से कवर कर लेगा या तो हाफ वे कवर करेगा। फिर इसके बाद में ये जो लंबा सा पोर्शन है दैट इज लेमिना। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लेमिना लगा हुआ है। अब लेमिना की जो मॉर्फोलॉजी है वो भी थोड़ी सी यूनिक होती है। यहाँ पे ये लेमिना है, लेमिना में वीन्स और वीनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे सेंट्रल वाला है दैट इज मिड वीन, ये मिड वीन है। और मिड वीन के अलावा यहाँ से हमें पैरेलली वीनलेट्स रन करती हुई दिखाई पड़ेंगी। ऐसे बहुत सारी वीनलेट्स दिखाई पड़ेंगी ऐसे रन करते हुए। ये
ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है। तो अभी हम यहाँ पे एक साइड बना लेते हैं। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो हम ये वाला पोर्शन है मिड बीन हमने बनाया, इसका डायमीटर देखो, इसका डायमीटर कंपैरेटिवली बड़ा है, जबकि जो लेटरल वीनलेट्स हैं ये सब, इनका डायमीटर छोटा है। तो इनका डायमीटर कंपैरेटिवली स्मॉलर है, जबकि मिड वीन का डायमीटर बड़ा होता है, इनका डायमीटर वीनलेट्स का छोटा होता है। यहाँ पर जो वीनलेट्स हैं वो पैरेलली रन करती हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जितनी भी वीनलेट्स हैं या लेटरल वीन्स हैं वो कैसे रन कर रही हैं, दे आर रनिंग पैरेलली। तो यहाँ पे इसको पैरेलली वीनलेट्स का मूवमेंट हो रहा होता है। अब ये जो पैरेलल मूवमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि मिड वीन के भी पैरेलल हुई है। जैसे यहाँ पर तो मिड वीन भी पैरेलली जा रही है ऐसे एक्सेस के अलॉन्ग, और सारी की सारी जो लेटरल वीन्स हैं वो भी पैरेलल जा रही है, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ लीव्स में देखोगे, आम के वो केले के पत्ते में, तो वहाँ पे ये मिड वीन है, बीच वाली वीन है, लेकिन बाकी सारी जो वीन्स होती हैं वो इस तरह से पैरेलल होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन मिड वीन से पैरेलल वो नहीं होती। तो ये भी पैरेलल विनेशन माना जाएगा। तो पैरेलल विनेशन मतलब जो लेटरल वीन्स हैं वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा इसका टाइप। अब हम बात करेंगे लीफ के टाइप्स की। लीफ को हम कई बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करने वाले हैं और किन ग्रुप्स को हम बनाएंगे वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है वीन्स के अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं विनेशन के बेसिस पे। विनेशन इन लेमिना, जो लीफ का एक्सपेंडेड पोर्शन है लेमिना है, उसमें वीन्स का अरेंजमेंट, आपसी अरेंजमेंट किस टाइप का है उसी को बोलते हैं विनेशन। इसी विनेशन के बेसिस पे हमारे दो तरह के लीफ होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। एक होता है रेटिकुलेट लीफ, रेटिकुलेट विनेशन, और एक होता है पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन में जो वीन और विनलेट्स है वो नेटवर्क बना देती हैं, एक जाल बना देती हैं कुछ इस तरह का, पूरे में फैली हुई रहती हैं, ऐसे जाल बन जाता है। जबकि पैरेलल के अंदर जो पैरेलल इस तरह से मूवमेंट होता है, ये हमें मोनोकॉट में जर्नली देखने को मिलेगा और ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। कुछ एक्सेप्शंस के साथ में मोनोकॉट और डाइकॉट में दो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। एक और बेसिस पे हम लीफ को क्लासीफाई करेंगे इंसाइजन के बेसिस पे, या फिर कि लीफ का लेमाइना कट शो करता या फिर कट शो नहीं करता। तो सेकंड जो बेसिस है क्लासीफाई करने का वो है लेमाइना के अंदर या लीफ ब्लेड में इंसिजन कैसा है। इंसिजन का मतलब होता है कट्स, क्या लीफ का लेमाइना कट है या फिर कट नहीं है, या फिर उसमें इंसाइजन नहीं है। तो दो तरह के लीफ हो सकते हैं इंसाइजन के बेसिस पे, सिंपल और कंपाउंड। तो पहला लीफ होता है सिंपल और दूसरे तरह का लीफ होता है कंपाउंड। सिंपल के अंदर में या तो इंसाइजन एब्सेंट होगा या तो इंसाइजन होगा ही नहीं, मतलब लीफ जो होगा वो पूरी तरह से ऐसा होगा। देखो यहाँ पे इसका आउटर बाउंड्री बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई भी कट नहीं लगा। या फिर इंसाइजन हो सकता है, जो आउटर बाउंड्री हो सकती है बट वो होगी, बट ये डीप नहीं होगी, बट नॉट डीप। अगर वो होगी भी तो ये डीप नहीं होगी। डीप का मतलब ये मिड वीन तक नहीं पहुँचेगी, ये मिड वीन तक पहुँचने वाली नहीं है, मतलब कुछ इस तरह की रहेगी। ये एक वीन है, ये तो देखो यहाँ पे कट्स तो है, यहाँ पर इंसाइजन तो प्रेजेंट है, बट क्या ये इंसाइजन मिडरिप तक पहुँच रहे हैं? नहीं। तो ये मिडरिप तक नहीं पहुँचेंगे तो इसको भी सिंपल लीफ माना जाएगा, तो इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ। यहाँ पर इंसाइजन होता भी है और इंसाइजन डीप होता है, मतलब इसका जो इंसाइजन है वो मिडरिप तक जा सकता है या फिर पिटियोल के टिप तक भी जा सकता है। तो उसके बेसिस पे कंपाउंड लीफ खुद भी दो तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर इंसाइजन होता है। पहले तो हम ये बताएंगे कि इसमें इंसाइजन प्रेजेंट होता है, और इंसाइजन किस नेचर का होता है? डीप नेचर का। डीप नेचर मतलब या तो ये मिडरिप तक पहुँच जाए, जो इंसाइजन कट्स हैं वो मिडरिप तक पहुँच जाए, वहाँ तक कट हो, और अप टू पिटियोल टिप, या फिर ये पिटियोल के टिप पोर्शन तक भी कट हो सकते हैं। इसके बेसिस पे दो तरह के कंपाउंड लीफ होते हैं, एक पाइनेटली कंपाउंड लीफ और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ।
देखो पहला होता है पाइनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पर इंसाइजन मिडरिब तक पहुँचते हैं, इंसाइजन अप टू मिडरिब। अब क्योंकि इंसाइजन मिडरिब तक पहुँच गए हैं तो जो मिड वीन होगा, ये मिड वीन होगा और इस मिड वीन पे छोटे छोटे वीनलेट्स लगे होंगे, ये वीनलेट्स। ये सब है हमारे पास में वीनलेट्स, सॉरी लीफलेट्स। ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं दीज आर लीफलेट्स, जबकि ये पूरा क्या है, एक पाइनेटली कंपाउंड लीफ। और ये पाइनेटली कंपाउंड लीफ का जो सेंट्रल पोर्शन है जिससे सारी लीफ जुड़ी हुई हैं, इसको बोलते हैं मिडरिब या रैचेस। ये कहलाती है मिडरिब और रैचेस। जो लीफ है उसके एक्सिल में, उसके ब्रांच और इस एक्सिल में एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा। तो ये जो है ये क्या प्रेजेंट है, ये एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, ये एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। लीफ और लीफलेट में यही फर्क होता है कि लीफ के एक्सिल में एक एक्सिलरी बड होता है, जबकि लीफलेट के एक्सिल में एक एक्सिलरी बड नहीं होता। तो लीफलेट के पास में कोई भी एक्सिलरी बड नहीं होता, जबकि लीफ में एक्सिलरी बड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। जो दूसरा कंपाउंड लीफ है दैट इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में भी इंसाइजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इंसाइजन कितना डीप होता है, यहाँ पर इंसाइजन कहाँ तक जाता है, अप टू टिप ऑफ पिटियोल। जो लीफ है वो ऐसा पिटियोल हो जाएगा कि वो टिप ऑफ पिटियोल तक पहुंचेगा। मतलब कुछ ऐसा देखो, ये लीफ है पूरा, ये पूरा का पूरा लीफ है। ये छोटे छोटे इंडिविजुअल क्या है, कंपोनेंट्स, लीफलेट्स। तो ये दीज आर लीफलेट्स। और लीफलेट्स कैसे बने, लेमाइना जो है वो पिटियोल, ये पूरा पिटियोल था। और सारे के सारे लीफलेट्स देखो कहाँ पर जुड़े हुए हैं, टिप ऑफ पिटियोल। ये जो टिप ऑफ पिटियोल है, इसी टिप ऑफ पिटियोल पे जुड़े हुए हैं सारे लीफलेट्स, क्योंकि इंसाइजन टिप ऑफ पिटियोल तक पहुंच गया। इसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये हमें सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है, सिल्क कॉटन में ये वाला देखने को मिलता है। अगर पाइनेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो ये हमें नीम में, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका नीम है। नीम में आपने देखा होगा इस तरह की लीफ लगी होती है और यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गए लीफ का टाइप बेस्ड ऑन इंसाइजन। अब बात करते हैं लीफ के अरेंजमेंट के बेसिस पे भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। जो लीफ होता है उसका अरेंजमेंट कैसा है, स्टेम पर, ब्रांच पर, उसका स्टेप अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे भी हम लीफ को क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच। किसी ब्रांच पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, तीन तरह का अरेंजमेंट हो सकता है और इस अरेंजमेंट को ही फाइलोटैक्सी बुलाते हैं। टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट, फाइलो मीन्स लीफ। फाइलो का मतलब ही होता है लीफ और टैक्सी का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। तीन तरह के अरेंजमेंट होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अपोजिट और एक होता है वर्ल्ड। देखो क्या फ़र्क होता है समझते हैं। अल्टरनेट के अंदर हर एक नोड पर, जो स्टेम का हर एक नोड होगा, ये नोड्स हैं, हर एक नोड पर एक सिंगल लीफ लगा होगा। ऐसे हर एक नोड पे एक सिंगल लीफ और ऑल्टरनेटिवली एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरह, ऐसे लीफ लगा होता है। अपोजिट में हर एक लीफ पर, हर एक नोड पर दो लीफ लगे होते हैं। हर एक लीफ पर क्या लगे होते हैं, दो लीफ लगे होते हैं। वर्ल्ड के अंदर चेंज हो जाती है और कंडीशन, हर एक नोड पे मल्टीपल लीव्स लगे होते हैं। गुच्छा बनाते हैं तो इसमें वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पर देखो ईच नोड पे एक सिंगल लीफ लगा होगा। यहाँ पे एक नोड पे एक सिंगल लीफ लगा होगा, वो भी ऑल्टरनेटिवली अरेंजमेंट, ताकि वो बैलेंस कर सके वेट को। तो प्लांट इनको ऑल्टरनेटिवली ग्रो करता है, एक को इस तरफ, एक को इस तरफ, एक को इस तरफ, एक को इस तरफ। अपोजिट के अंदर में क्या होता है कि
हर एक नोड पे 2 लीफ लगे होते हैं, बराबरी तो बैलेंस हो ही जाएगा, तो 2 लीफ यहाँ पर लगे होते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वाले में क्या होता है कि हर एक नोड पे 2 से ज़्यादा मल्टीपल लीव्स ग्रो करते हैं और वो गुच्छा बना लेते हैं। हर एक नोड पे लीव्स का एक गुच्छा लगा होता है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इनके अरेंजमेंट की बात करें तो मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, चाइना रोज। मस्टर्ड में ऐसा दिखाई पड़ता है, सनफ्लावर में ऐसा दिखाई पड़ता है और चाइना रोज में ऐसा दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड की बात करें तो ये हमें गुआवा और कैलोट्रोपिस में मिलता है। गुआवा, कैलोट्रोपिस में ये देखने को मिलता है और अल्स्टोनिया में ये देखने को मिलता है। तो दिस इज फाइंड इन द अल्स्टोनिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लीफ के मॉडिफिकेशन की। जैसे हमने हर एक वेजिटेटिव पार्ट पढ़ा है, रूट पढ़ा है, तो रूट का मॉडिफिकेशन देखा है, कैसे वो प्लांट को एडिशनल अडेप्टेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। स्टेम पढ़ा तो वहाँ पर देखा था कि कैसे वो अपने आप को, स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजी को मॉडिफाई करके प्लांट को एक पर्टिकुलरली जगह पर अडेप्ट करने में मदद करता है ना। ऐसे ही लीफ का अडेप्टेशन भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो लीफ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। लीफ में सबसे पहला मॉडिफिकेशन है सपोर्ट के लिए। एडिशनल सपोर्ट अगर किसी स्टेम को चाहिए, कोई सॉफ्ट स्टेम है तो उसमें एडिशनल सपोर्ट देने के लिए कई बार लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो ये लीफ है, पी प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है, जो मटर प्लांट होता है ना वहाँ पे होता है। उसके पत्ते टेंड्रिल बन जाते हैं, जो पत्ते थे ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गए। ये देखो, इसको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। पी प्लांट में लीफ टेंड्रिल बनता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, डिफेंस करने में भी मदद करते हैं, स्पाइन बन जाते हैं। जो पत्ते होते हैं कैक्टस के अंदर में, अगर आपने कैक्टस देखा हो तो उसके अंदर ऐसे कांटे दिखाई पड़ते हैं। जो कांटे हैं दीज आर स्पाइन, हरे कलर के कांटे जो मॉडिफाइड लीफ से बने हैं कैक्टस में। ये थॉर्न्स से अलग होते हैं। जो थॉर्न्स होते हैं वो स्टेम थे, वुडी थे, ये वुडी नहीं होते हैं। स्पाइन वुडी नहीं होते, हरे कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर आते हैं हम फोटोसिंथेटिक। कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर में जो उनका पिटियोल होता है, जैसे जो उनका लमाइना था ये शॉर्ट लिव्ड होता है। जो लमाइना है ये थोड़ी देर बाद डिग्रेड हो जाता है, लेकिन जो उनका पिटियोल होता है ये पिटियोल एक्सपेंड हो जाता है, लीफ लाइक बिहेव करने लगता है। ये एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है और ये फोटोसिंथेटिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर में यही हमें देखने को मिलता है। फूड स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाई हो सकता है। तो चौथा है फूड स्टोरेज। अब फूड स्टोरेज के लिए कैसे मॉडिफाई होगा वो समझो। जैसे मैंने बताया था, अंडरग्राउंड पोर्शन में हमेशा प्लांट अपना फूड स्टोरेज करता है। अंडरग्राउंड पोर्शन में लीफ भी अंडरग्राउंड हो सकती है, फ्लैशी लीफ। बहुत सारी फ्लैशी लीफ होती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं और फूड स्टोरेज करती है। जैसा कि हमें अनियन में दिखाई पड़ता है, गार्लिक में दिखाई पड़ता है, प्याज में और लहसुन में। ये अंडरग्राउंड लीव्स होती हैं। जो तो हम खाते हैं वो एक्चुअल में अंडरग्राउंड लीव्स होती हैं, और यही लहसुन में भी यही होता है, जो हम खाते हैं वो अंडरग्राउंड फ्लैशी लीव्स होती हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेगी। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट पिचर प्लांट है, तो जो उसका पिचर मटके जैसा शेप वाला स्ट्रक्चर होता है वो लीफ ही होता है। वो जो मटका होता है ना पूरा, वो एक्चुअल में उसका लीफ होता है। इसी तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप, जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है आपने देखा होगा, 2 ऐसे इसके ओपनिंग होती हैं, जो अपने आप को क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट को ट्रैप करता है। ये भी इसका मॉडिफाइड लीफ होता है। तो मॉडिफाइड लीफ भी मॉडिफिकेशंस कई तरह से हो सकते हैं।